हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मध्य प्रदेश सरकार की लॉन्च की जाने वाली संदेश मैगजीन की सीरीज में ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 6। आप में से जो भी विद्यार्थी नए हैं और पहली दफा इस सीरीज को देख रहे हैं या पहली दफा ही इस लेक्चर नंबर 6 के साथ ही जुड़े हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपका सपना एमपीपीएससी को क्लियर करने का है तो उसमें सबसे पहली सीढ़ी होती है प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स में जो 100 प्रश्न आते हैं, उन 100 प्रश्न में से जो 10 प्रश्न होते हैं वो होते हैं बड़े ही खतरनाक, क्योंकि ये 10 प्रश्न ऐसी कैटेगरी के होते हैं जो बिल्कुल जाते हैं सर के आर पार, और खास तौर पर ये मध्य प्रदेश के टॉपिक से संबंधित होते हैं या करंट अफेयर के टॉपिक से संबंधित होते हैं, जैसा भी आप इसको कहना चाहें। तो इन 10 आढ़े टेढ़े प्रश्न जिनके लिए कोई भी सोर्स काम नहीं कर पाता, तो एक ही सोर्स इन 10 प्रश्नों का इलाज है, और वो है एमपी गवर्नमेंट की संदेश मैगजीन। तो दोस्तों 5 लेक्चर हमने इस मैगजीन में पूरे कर लिए हैं, और आज छठे लेक्चर में हम जो है यहां पर मुलाकात कर रहे हैं। मैंने आज एक फ्रंट पेज के साथ आप सभी का स्वागत किया है। मध्य प्रदेश सरकार की संदेश मैगजीन, उद्देश्य क्या है मैगजीन का? एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आने वाले 10 आड़े टेढ़े प्रश्न, उनको सॉल्व करना, और अगर आप इनको सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप एग्जाम में क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह, शॉर्ट में आप मुझे एकेएस सर कह सकते हैं, बोलने में सरल है। मैं आपको पिछले 12 महीनों की संदेश मैगजीन कवर करवाऊंगा, यानी कि पिछले 12 महीने में जितनी भी संदेश मैगजीन एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं, वैसे हर महीने एक मैगजीन एमपी गवर्नमेंट लॉन्च करती है, तो मैं पिछले 12 महीने की आपको संदेश मैगजीन कवर करवाऊंगा। तो आपका पूरा जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। इतने फैक्ट्स और इतने प्रश्न आप सॉल्व कर सकेंगे इस सीरीज को देखने के बाद। अब दोस्तों यहां पर ना मैं दो डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, उनका जो है मैं यहां पर जवाब देना चाहूंगा थोड़ा सा, ताकि स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील हो। यहां पर मेरे पास दो डाउट्स जो आए थे। एक आया था मीडियम कि सर संदेश मैगजीन इंग्लिश मीडियम की क्यों नहीं होती? तो देखिए, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा चलती है, हिंदी भाषा में ही मध्य प्रदेश अपना सारा काम करता है, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार की अधिकतर जो चीजें हैं वो केवल हिंदी मैगजीन में या हिंदी भाषा में ही देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये जो मीडियम की आप बात करते हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। एमपी गवर्नमेंट जो है सिर्फ कौन से माध्यम में इस मैगजीन को उपलब्ध करवाती है? सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम में इस लैंग्वेज को, इस मैगजीन को उपलब्ध करवाती है। परंतु आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स, पिछले 5 लेक्चर इस सीरीज के देखे हैं, तो उसमें आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि कहीं भी अगर कुछ भी ऐसी चीज आती है जो इंग्लिश वाला विद्यार्थी ना समझ पाएगा, तो मैं उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बाकायदा बताता हूं। मैं इस बात का विचार नहीं करता कि कौन सी चीज इंग्लिश वाला समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। मैं ऑटोमेटिकली हर खबर को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट कर देता हूं, ताकि आप कोई भी माध्यम से हो आपको दिक्कत ना आए। दूसरी चीज, एक कमेंट मुझे और मिला जो मुझे काफी अच्छा लगा कि भाई जेन्युइन डाउट है। तो वो था कि सर जब आप संदेश मैगजीन का लेक्चर लेते हो तो मंथ बता दिया करो कि आप कौन से मंथ का जो डेटा है हमें बता रहे हैं, ताकि हम रिलेट कर पाएं। तो ठीक है, मैं इसका भी आपको जवाब दे देता हूं कि लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 तक मैं क्या चल रहा हूं? रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूं। जैसे कि मैंने इस सीरीज कब शुरू करी? नवंबर में जब मैंने इस सीरीज को शुरू किया, तब उस टाइम तक अक्टूबर तक की मैगजीन अवेलेबल थी, लेकिन अक्टूबर वाली भी आई नहीं थी पूरी तरीके से। ठीक है, तो मैंने सबसे पहली बार जब लेक्चर नंबर 1 लिया, तो मैंने उसमें सितंबर महीने के आसपास का कंटेंट पढ़ाया, और जैसे जैसे मैं 5वें लेक्चर तक आता जा रहा हूं, तो मैंने सितंबर और अगस्त के महीने का कंटेंट जो है कवर करवा दिया। और मेरा जो उद्देश्य है वो क्या है? मेरा उद्देश्य है आपको जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक
जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक जितना भी मैगजीन आई है वो सारी मैगजीन कवर करवाना ये मेरा उद्देश्य है। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं रिवर्स में चलूंगा, जो मैगजीन अभी लेटेस्ट में अवेलेबल है पहले उनको कवर करवाऊंगा, फिर जनवरी तक जाता जाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले आपको लेक्चर नंबर 1 में सितंबर की मैगजीन पढ़ाना शुरू किया, फिर इसको पढ़ाते 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 मैं रिवर्स ऑर्डर में, जैसा मैंने आपसे कहा, मैं अगस्त महीने में आया, और जब तक मैं अगस्त महीने की खत्म करवाऊंगा तब तक अक्टूबर महीने की भी सरकार ने लॉन्च कर दी है, तो फिर मैं अक्टूबर वाले महीने को उठाऊंगा, और जब मैं अक्टूबर वाले महीने की खत्म करवाऊंगा तो हो सकता है नवंबर या दिसंबर की भी लॉन्च हो जाए सरकार के द्वारा, तो फिर मैं उनको भी करवाऊंगा। दिसंबर के बाद हमको 2026 की मैगजीन नहीं पढ़नी, क्योंकि वो एक साल पहले की मैगजीन जो है एमपीपीएससी आपसे पूछता है। मैं इसीलिए आपको बार बार महीना बता के कंफ्यूज नहीं करता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली भैया कोई भी महीने की खबर हो तो आपको तो वो पढ़नी वैसे भी है। अगर कोई घटना किसी महीने में हुई है तो महीना तो मैं वैसे भी जिक्र में आपको बता ही देता हूं, है ना। तो इसीलिए आप महीने की टेंशन मत लीजिए, आप केवल सामग्री यहां से उठाइए कि बोले ऐसा ऐसा फैक्ट था, इस महीने में ये घटना घटी थी, सर ने हमको ये बताया था, तो आपको केवल वो फैक्ट याद करना है, बाकी कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं, फिर आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे वाले भी हैं कि जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी कोई बहुत खास नहीं है, और वो अंतिम मौके पर बहुत परेशान होते हैं, बहुत भटकते हैं कि भाई मैं कहां से क्या पढूं। और किसी बहुत ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है कि अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं तो आप उसको बताने में या उसका जिक्र करने में आप संकोच मत करिए। और वही चैंपियन स्क्वायर की टीम आपके लिए इतना तगड़ा हार्डवर्क करती है भाई। पहली बात तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे बड़ी टीम किसी की है कंटेंट बनाने वाले या फैकल्टीज, तो वो चैंपियन स्क्वायर की है। आज के टाइम पे आंकड़ा 75+ है, मतलब कंटेंट टीम और फैकल्टी सब कुछ मिलाकर। तो पहली तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब इतनी बड़ी टीम होती है तो इस बहुत बड़ी टीम ने आपके लिए प्रीलिम्स 2026 के लिए एक बैच बनाया है। इस बैच को आप ऑनलाइन पढ़ना चाहो तो 999 में पढ़ सकते हो, और ऑफलाइन आके पढ़ना चाहो तो लगभग 5,000 रुपए के आसपास आप ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हो, अगर आप इंदौर में रहते हो या इंदौर के आसपास रहते हो। तो मुझे कोई संकोच नहीं होता इसको बताने में, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बैकग्राउंड में कितना हार्डवर्क और क्या क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। बोले सर इस बैच को तो हर कोई पढ़ लेगा, सबके बराबर नंबर आ जाएंगे, आपको थोड़ा और एडवांस बैच चाहिए, तो प्रीलिम्स बैच के आगे एक शब्द लगा देते हैं हम लोग, बूस्टर। यानी कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे पूरे प्रीलिम्स में आपको सब कुछ कवर करवाया जाएगा, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक। ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं, बहुत समय खाती हैं, तो इसीलिए 1 से 5 तक केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा देंगे, 6 से 10 तक आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा देंगे, और इसके बाद आपको 100 टेस्ट दे देंगे। 100 टेस्ट का आपको डिस्कशन भी दे देंगे, टीचर आएगा आपके सामने डिस्कशन लेगा। तो मतलब थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाना है तो बूस्टर शब्द वो ऐसे ही खाली फोकट में नहीं लगाया है, उसका काम है वहां पर लगाने का। बोले सर हम पढ़ पढ़ सब कुछ चुके हैं, ज्यादा हमको ज्ञान मत दीजिए, हमको केवल टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाना है, ये लो लगा लो टेस्ट। अगर विदाउट डिस्कशन लगाना है, केवल टेस्ट लगाओ, काम खत्म, 100 टेस्ट लगाओ, 699। और आप चाहते हो कि भैया 100 टेस्ट के साथ साथ टीचर भी मेरे हाथ में हाथ डाल के बढ़िया आगे तक चले और मुझे गाइड करता रहे, तो आप 100 टेस्ट के साथ डिस्कशन भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो कोई संकोच नहीं आता है बताने में, क्योंकि पता है कि चीज तगड़ी है। संकोच उन्हें आए जिनको अपने काम पर संकोच है, और जिनको अपने काम पर भरोसा है तो संकोच कैसा दोस्तों, है कि नहीं। तो इसीलिए आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जहां तक समाप्त किया था वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। हमने पिछले लेक्चर में दोस्तों यहां तक समाप्त कर लिया था, और आज के लेक्चर से हमको यहां पर स्टार्ट करना है, ये वाला पोर्शन हमको स्टार्ट करना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बोले सर इसकी पीडीएफ कहां से मिलती है, तो बोले संदेश मैगजीन की। भैया देखो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको चैंपियन स्क्वायर का जो प्रीलिम्स वाला कोर्स है उसका हिस्सा आपको होना पड़ेगा। अगर आप उसका हिस्सा है, मैगजीन की पूरी पीडीएफ जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और बोले नहीं सर हमको नहीं कोर्स वोर्स ज्वाइन करना है, आप तो संदेश सीरीज के चक्कर में हमको कोर्स चिपका रहे हैं। अगर ये विचारधारा आपकी है तो मैं नहीं कह रहा कि आप जाके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि करना तो वही है जो आप चाहेंगे। तो इसीलिए अगर आपको कोर्स वोर्स का कुछ नहीं चक्कर पालना है, बोले सर आप जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई मत फंसो जाल में, आप तो इंटेलिजेंट लोग हो। तो आप सिंपली फिर इसकी एक कॉपी बना लीजिए संदेश मैगजीन की, छोटी सी पतले सा रजिस्टर आप ले लीजिए 30-40 रुपए वाला, बनाते जाइए हैंड रिटन नोट्स, क्या दिक्कत है, लास्ट मोमेंट पढ़ के चले जाइएगा। सारी मैगजीन फेल है इसके सामने, तगड़ी चीज है ये, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहां पर ना थोड़ी मेरी आवाज की 12 बजी हुई है
यहां पर एक खबर निकल के आई, मैं इसको पढ़ रहा था, तो मैंने कहा यार ये इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि मुझे थोड़ा सा भी संकोच होता है तो मैं उसको शामिल कर लेता हूं। मैं मतलब 10% चांस भी नहीं छोड़ना चाह रहा कि हम किसी चीज को स्किप करें, ठीक है। तो यहां पर मुझे एक खबर दिखी मैगजीन पढ़ते पढ़ते, अमेरिका तक पहुंचा अचारपुरा का जैकेट। मैंने कहा अब अचारपुरा का जैकेट अमेरिका तक पहुंचा, मैंने कहा ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा। फिर जब मैंने उसको डिटेल में पढ़ा, मैंने कहा कुछ ऊट पटांग पूछ लिया तो उसका एक सिंपल सा हमको वहां पर एक फैक्ट निकाल लेना है, सीधी सी बात, कि ये जो अचारपुरा नामक जगह है ना, अचारपुरा दोस्तों एक औद्योगिक क्षेत्र है। अब बोले सर औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र होता है दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया। औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है? इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब एक ऐसा इलाका जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज का सेटअप होता है, बहुत सारे उद्योग वहां पर बने होते हैं और काफी सारा प्रोडक्शन उत्पादन वहां पर होता है। तो अचारपुरा जो है ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि किस जिले में आता है? भोपाल जिले में आता है। तो ये है यहां पर फैक्ट कि अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले से संबंधित है। ये है आपका प्रीलिम्स का प्रश्न। तो किस जिले से संबंधित है दोस्तों? भोपाल से संबंधित है, ठीक है। अब जो भोपाल वाले बच्चे होंगे उन्होंने सुन रखा होगा, आज नहीं तो कल तो वो तो कर लेंगे। अब जो बाकी भोपाल के आसपास का नहीं है वो गलत कर सकता है इस प्रश्न को, ठीक है ना। अब ये जो अचारपुरा का औद्योगिक क्षेत्र है, यहां पर कितनी औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन अभी हाल ही में हुआ। औद्योगिक इकाई मतलब इंडस्ट्रियल यूनिट्स। हर इंडस्ट्रियल एरिया समय के साथ विकसित होना चाहता है और जैसे जैसे कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ता है तो उसमें नई नई औद्योगिक इकाइयों को अर्थात इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जोड़ दिया जाता है। तो हाल ही में जो अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर 6 और औद्योगिक इकाइयों को अर्थात 6 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को वहां पर और जोड़ा गया है। लेकिन वो मतलब की चीज नहीं है, मतलब की चीज केवल इतनी है कि अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? भोपाल। और अचारपुरा का जो औद्योगिक क्षेत्र है ना दोस्तों, यहां पर जैकेट्स का कारोबार बहुत होता है। तो अब ये जो अचारपुरा की जैकेट्स हैं ये देश विदेश पहुंच रही हैं। तो एक ये जैकेट वाला शब्द का भी संबंध पढ़ लेना कि अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में जैकेट्स का भी अच्छा खासा उत्पादन होता है। तो एक ही हमारी यहां पर कहानी हुई। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी क्या है? अगली कहानी को समझते हैं। इसको शायद इतना जूम करने की जरूरत ना पड़े, ये वैसे भी फिट हो जाएगा। हाँ, फिट हो रहा है। अब दोस्तों कल मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में मतलब मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ चुकी है, पूरी मैंने आपको समझाई थी। अब वही चीज यहां पर रिपीट हुई है, तो हमको भी रिपीट करने में क्या शर्म है भैया। तो एक बार देख लेते हैं पिछले 20 वर्षों में, मतलब पहले ये बता रहा है कि 20 वर्ष पहले प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश में कितनी थी। तो 20 वर्ष पहले मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो मैंने यहां पर लिखा 20 वर्ष पहले, 20 ईयर्स अगो। 20 वर्ष पहले 20 ईयर्स अगो मध्य प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय थी दोस्तों वो थी 11,000। और प्रति व्यक्ति आय को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर व्यक्ति, हर एक सिंगल व्यक्ति की आय, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये 20 वर्ष पहले थी और 20 वर्ष पहले उतनी महंगाई भी नहीं थी, तो कम पैसों में काम हो जाता था, हालांकि फिर भी उतने बेहतर हालात नहीं थे। पर कैपिटा इनकम 11,000 थी। लेकिन वर्तमान में पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की कितनी हो चुकी है 2024-25 के बाद से? 1,52,000, ठीक है। 2024-25 से 2024-25 से मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितना हो चुकी है? 1,52,000। सरकार बार बार रिमाइंड करवा रही है, मतलब झोल समझ लो, पूछने की संभावना है। 1,52,000, ठीक है, ये वर्तमान में है। उसके बाद दोस्तों एक फैक्ट और सुनिए यहां पर, प्रदेश में सिंचाई का रकबा का मतलब होता है इरिगेशन एरिया, कि मध्य प्रदेश में कितने इलाके में अभी सिंचाई की सुविधा या इरिगेशन फैसिलिटी मौजूद है। तो प्रदेश में सिंचाई का जो टोटल एरिया है उसको यहां पर बोल रहा है सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 55 लाख हेक्टेयर है, यानी कि जिसे बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करेंगे। मतलब ये कहना यह चाह रहा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो सिंचाई का एरिया है, जो इरिगेशनल एरिया है,
वो 55 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, जिसे मतलब सरकार क्या टारगेट रखना चाह रही है, 100 लाख हेक्टेयर करना चाह रही है। मतलब 55 लाख हेक्टेयर तो अभी चल ही रहा है और इसको 100 लाख हेक्टेयर करने का मध्य प्रदेश सरकार का टारगेट है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हो रही है। 55 लाख हेक्टेयर, 55 लाख हेक्टेयर जमीन पर, 55 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है। सिंचाई जो है वो अवेलेबल है, सिंचाई जो है वो क्या है, अवेलेबल है। ठीक है भैया, और इसको बढ़ाकर क्या टारगेट बोल रहा है कि बोले 55 लाख हेक्टेयर को अपन कहां तक बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको इंक्रीज करना है। इसको क्या करना है दोस्तों, इसमें वृद्धि लानी है, इसको इंक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है। कहां तक इंक्रीज करना है इसको, 100 लाख हेक्टेयर तक इंक्रीज करना है। इसको कहां तक इंक्रीज करना है, 100 लाख हेक्टेयर को, 100 लाख हेक्टेयर तक इसको इंक्रीज करना है। उसके बाद दोस्तों एक चीज हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी हुई है कि मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना है, आप यहां पर देखें मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना है, तो लाडली बहना योजना के लिए वर्तमान में कितना पैसा दिया जाता था प्रति महीने, 1250। लेकिन अब उस धनराशि को बढ़ाकर, यानी कि कब से बढ़ी है धनराशि, दीपावली 2025 से बढ़ी है। कब से बढ़ी है, दीपावली 2025 से। दिवाली 2025 से अब लाडली बहना योजना स्कीम के तहत हर महीने कितना रुपया दिया जाएगा, 1500 रुपए दिया जाएगा। और धीमे धीमे हर साल हम इसको बढ़ाते रहेंगे और बढ़ाते बढ़ाते टोटल हमको कितने तक पहुंचा देना है, 3000 रुपए तक। और यह लक्ष्य हमने कब तक रखा है, वर्ष 2028 तक। तो यह भी प्रश्न हमसे यहां पर पूछा जा सकता है कि यानी कि मध्य प्रदेश का लक्ष्य क्या है। तो मध्य प्रदेश का लक्ष्य है 3000 रुपए पर मंथ, 3000 रुपए पर मंथ। कब तक करना है, 2028 तक करना है। कब तक करना है, 2028 तक करना है। और ये जो पूरी कहानी है ये किससे संबंधित है, ये जो हम 2028 तक लक्ष्य बना रहे हैं किससे संबंधित है, लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना। इतनी बात क्लियर हो गई। बढ़े आगे, है ना। 20 वर्ष पहले प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितनी थी मध्य प्रदेश में, 11,000। आज वर्तमान में 2024-25 के बाद से कितनी हो गई है, 1,52,000। अभी मध्य प्रदेश में कितने इलाके में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है, 55 लाख हेक्टेयर। लक्ष्य कितना तक बढ़ाना है, 100 लाख हेक्टेयर। वर्तमान में जब से दिवाली 2025 गुजरी है, लाडली बहना योजना में हर महीना कितना पैसा दिया जाएगा, 1500 रुपए महीना। लेकिन इसको बढ़ाकर हमको कितने तक ले जाना है, 3000 तक ले जाना है। 3000 तक कब तक लेके जाना है, 2028 तक लेके जाना है। हो गया याद। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमको आगे क्या देखने को मिलता है, आइए इसको भी समझ लें। दोस्तों ये मोहन यादव जी खड़े हुए हैं और यहां पर एक इन्वेस्टर समिट का जो है आयोजन चल रहा है। आप यहां पर देखें, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश है ना, इसका ये एक आयोजन है। तो यहां पर एक चीज निकल के आती है, अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां से मैंने एक लाल रंग का एरो खींचा है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट की मोहर भी लगा दी है। क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। खत्म कहानी। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 के वर्ष को कौन सा वर्ष घोषित किया है, उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। यानी कि इस वर्ष मतलब 2025 के वर्ष में मध्य प्रदेश का पूर्ण रूप से क्या लक्ष्य रहा है, उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज को बढ़ाना और रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। उद्योग एवं रोजगार वर्ष। जब हम इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में भी ये इस तरीके से लिखा दिखेगा, उद्योग एवं रोजगार वर्ष।
लेकिन अगर आपको इसका ट्रांसलेशन करना ही है तो ये ईयर ऑफ इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई है ना। उद्योग एवं रोजगार वर्ष, और बड़ा सिंपल सा है, 2025 में ज्यादा उद्योग लगेंगे तो वहां से ज्यादा रोजगार होगा। तो वर्ष 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग एवं रोजगार वर्ष यानी कि ईयर ऑफ इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट घोषित कर दिया है। ठीक है, ये एक बहुत बहुमूल्य जानकारी हमारे पास आ गई। उसके बाद आगे बढ़ें तो आगे बढ़ के हमको क्या मिलेगा, तो वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर एक बात लिखी हुई है, 42 कानूनों को किया खत्म। अरे भैया 22 कानून खत्म कर दिए, कानून क्यों खत्म किए जा रहे हैं? ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। एक चीज होती है व्यापार करने की सरलता। क्या होती है? व्यापार करने की सरलता। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं व्यापार करने की सरलता। व्यापार करने की सरलता, इसको इंग्लिश में कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंग्लिश में हम इसको दोस्तों क्या कहते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब मुझे एक बात बताओ, आपके राज्य में, आपके स्टेट में कोई भी व्यापारी अपना व्यापार कब करना चाहेगा? जब व्यापार करने में सरलता होगी। और व्यापार करने में सरलता दोस्तों कब होगी? जब ये कानूनी दाव पेच ज्यादा नहीं होंगे, मतलब उतने हो कि भाई लीगली काम चल सके, कानूनी रूप से किसी व्यवसाय को चलाया जा सके, उतने होने चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रतिबंध हैं, बहुत ज्यादा कानूनों का बोझ है, तो भैया कोई भी व्यापारी फिर मध्य प्रदेश में निवेश करना नहीं चाहेगा। तो भैया मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या कहा है कि हम तो चाहते हैं कि तुम मध्य प्रदेश में आओ, इन्वेस्टमेंट करो, इंडस्ट्री खोलो, रोजगार दो। इसके लिए हम क्या करेंगे तुम्हारे ऊपर से कानूनों का जो बोझ है उसको खत्म कर देंगे। यानी कि मध्य प्रदेश में व्यापार करने के लिए जो भी कानूनों का पालन करना पड़ता था, उनमें से 42 कानूनों को हटा दिया। जब आप 42 कानूनों को हटाएंगे तो सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश में व्यापार करने के लिए सरलता हो जाएगी। और जितनी ज्यादा व्यापार करने में सरलता होगी, उतने लोग ज्यादा मध्य प्रदेश में आएंगे, यहां पर अपना बिजनेस करेंगे, इंडस्ट्री खोलेंगे, उद्योग स्थापित करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ जब भी कोई बड़ी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में अपना प्लांट लगाना चाहती थी या अपना उद्योग स्थापित करना चाहती थी, तो उसे टोटल 20, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि टोटल कितनी परमिशन चाहिए होती थी, लेकिन जितनी भी परमिशन उसको चाहिए होती थी, जितनी भी अनुमतियां उसको चाहिए होती थी, तो उनमें से 29 अनुमतियों को समाप्त कर दिया है। ठीक है ना, यानी कि इनको 29 अनुमतियों को भी क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो इन दोनों वजह से मध्य प्रदेश में अब व्यापार करना क्या हो गया है? सरल हो गया। अब कोई भी व्यापारी आएगा वो सबसे पहले क्या देखेगा? अरे यार, मध्य प्रदेश की सरकार ने 42 कानून खत्म कर दिए, मतलब अब हमको ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा, सरलता से बिजनेस खोल सकते हैं। और भैया मध्य प्रदेश सरकार ने टोटल 29 अनुमतियों को भी कम कर दिया, मतलब अब हमको बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए मध्य प्रदेश में जो इतनी सारी अनुमतियां लेनी पड़ती थी, अब 29 अनुमतियां कम लेनी पड़ेंगी, यानी कि सरलता से मध्य प्रदेश में व्यापार किया जा सकता है। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद यहां पर दोस्तों एक फैक्ट आपको और पढ़ लेना है, और वो क्या है? रायसेन में कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन। ट्रेन में कोच होते हैं, अलग अलग डब्बे होते हैं, तो जो रेल में जो कोच होते हैं तो वो किसी ना किसी फैक्ट्री में तो बनते ही होंगे, तो वो रेल कोच फैक्ट्री होती है। तो रायसेन में रेल कोच फैक्ट्री खोली गई है, मतलब बनेगी, उसका भूमि पूजन हो गया है। कहां पर? रायसेन के उमरिया में। अब आप कहोगे सर उमरिया तो अपने आप में ही एक जिला है, वो रायसेन में कैसे घुस गया? तो ये उमरिया एक जगह, ये जिला नहीं है, ये जिला वाला उमरिया नहीं है, ये जिला वाला उमरिया नहीं है, ये जिला वाला उमरिया नहीं है। उमरिया नाम की एक जगह है जो रायसेन जिले में आती है, ये अलग चीज है, और उमरिया नाम का जो जिला है वो अलग चीज है। जैसे कि शिवपुरी मध्य प्रदेश का एक जिला, शिवपुरी नामक एक जगह उत्तराखंड में भी आती है। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जिले का नाम दूसरे नाम से मैच हो रहा है।
तो रायसेन जिले में एक उमरिया नाम की जगह है, वहां पर रेल कोच फैक्ट्री बनाई जाएगी। तो उसका भूमि पूजन कर दिया गया है, उसका भूमि पूजन कर दिया गया है। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकला कि स्टार्ट हुई नहीं है, स्टार्ट होगी, स्टार्ट हुई नहीं है, स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी सिर्फ क्या हुआ है, भूमि पूजन। तो आपसे प्रश्न यह बन सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में एक नई रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन हुआ है या उसे बनाने की शुरुआत हुई है? तो वो है दोस्तों रायसेन में हुई है। ठीक है, यहां से हमने अपने फैक्ट निकाल लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको क्या कुछ देखने को मिलता है। आगे जो हमको चीज देखने को मिल रही है, यहां से तो आपका यूनिट 7 का भी प्रश्न फंस सकता है। यूनिट 7 का प्रश्न, यूनिट 7 का प्रश्न फंस सकता है, यूनिट 7 का प्रश्न यहां से आ सकता है। और पता है ये यूनिट 7 का प्रश्न ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा यहां से, ये यूनिट 7 का प्रश्न मैंने वहां पर लाया है एक्सप्लेनेशन को बढ़ाकर। क्योंकि सुनिए, अभी तक क्या हो रहा था, यहां पर एक खबर थी जिसमें कैंपा निधि, कैंपा निधि मतलब निधि को अंग्रेजी में कहते हैं फंड, जहां पर कैंपा फंड यानी कि कैंपा कोला खरीदने के लिए नहीं, अभी समझाता हूं कैंपा फंड क्या होता है। ठीक है, तो वहां पर खबर में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बस वो जो नाम था ना कैंपा फंड, तो मुझे वो पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पर्यावरण के नजरिए से। ठीक है, ठीक है, पर्यावरण के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी पर्यावरण का टॉपिक होता है वो कौन सी इकाई में आता है, इकाई नंबर 7, यानी कि एनवायरमेंट का जो टॉपिक है इकाई नंबर 7 में आता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कैंपा का फुल फॉर्म क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। कैंपा का फुल फॉर्म है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। पहले इंग्लिश वालों को समझा देता हूं, हिंदी वाले भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कंपनसेटरी का मतलब क्या होता है, प्रतिपूरक। यानी कि अगर मैं कोई काम कर देता हूं तो उसका भुगतान करने के लिए, उसका कंपनसेशन करने के लिए, उसका मुआवजा देने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो यहां पर मैं कंपनसेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। और किस चीज के लिए कंपनसेशन दे रहा हूं, एफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वनीकरण। एक होता है दोस्तों क्या, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि भैया पेड़ काटना, जंगलों को साफ कर देना। लेकिन उसी का एक और विपरीत होता है एफॉरेस्टेशन। इसका मतलब क्या होता है, वनीकरण, यानी कि वन लगाना। तो ये क्या होता है, वन लगाना। और ये क्या होता है, वनों को तोड़ देना। और वन इस दुनिया का जान है, वन इस दुनिया का हृदय है। तो इसीलिए मैंने वहां पर लिखा है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम वनों को काट देते हैं, और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम वनों को लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बार हिंदी में पूरी फुल फॉर्म देख लें कैंपा की, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। इंग्लिश में क्या है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। सुन के तो फुल फॉर्म ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि जंगल काट दिए गए होंगे, वनों को काट दिया गया होगा। अब चूंकि वन काट दिए गए हैं तो उनका भुगतान, उनकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा पैसों में। तो उसी फंड को कैंपा फंड कह दिया गया है यहां पर। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, देखिएगा। यह उन उद्योगों या परियोजनाओं से प्राप्त धनराशि के प्रबंधन हेतु बनाई गई है जो वन भूमि का उपयोग गैर वन कार्यों के लिए करते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जो फॉरेस्ट की जमीन को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करती है, यानी कि वन की भूमि को गैर वन कार्यों के लिए उपयोग करती है, तो ऐसे उद्योगों को कंपनसेशन का अमाउंट देना पड़ेगा। चूंकि तुमने अपनी इंडस्ट्री बनाई और तुम्हारी इंडस्ट्री बनाने के चक्कर में कुछ जंगल काटे गए, और जंगल काटने के बाद तुम उस जमीन पर एक ऐसा काम कर रहे हो जो कि गैर वन कार्य यानी कि नॉन फॉरेस्ट काम है, तो तुम्हें अपनी इस हरकत का मुआवजा देना पड़ेगा। और उसी मुआवजे की धनराशि जो आएगी उसी के मैनेजमेंट हेतु हमने बनाया है कैंपा फंड। इतनी बात क्लियर हो जाती है आप सभी को। ठीक है, तो जितने भी फंड
कैंपा फंड में कलेक्ट होंगे, उन सारे पैसों से जो है वनीकरण या फिर कहें कि वन लगाए जाएंगे और वन्य जीव को या वन्य जीवों को वापस से वहां पर संरक्षण दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो जाती है। तो अगर आपकी कंपनी खोलना चाहते हो, उसके लिए आपने कोई फॉरेस्ट लैंड लिया है, फॉरेस्ट लैंड में से आपने पूरे वन को साफ कर दिया, अब आप उस जमीन पर अपना कोई व्यवसाय चला रहे हो, कोई गैर वन कार्य कर रहे हो, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए उस जमीन को यूज कर रहे हो, देन यू हैव टू पे द कंपनसेटरी अमाउंट। तो आपको क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ धनराशि देनी पड़ेगी और इसी धनराशि की मदद से हम दूसरी जगह पर पेड़ लगाएंगे, वन लगाएंगे और नुकसान की भरपाई करेंगे। तो इसको कैंपा फंड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसके बारे में जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि संदेश मैगजीन का कोई दायरा नहीं है कि भैया संदेश मैगजीन को हम सिंपल एमपी करंट अफेयर नहीं कह सकते। अगर आपने इस मैगजीन को उतनी इज्जत से पढ़ा है जितनी इज्जत ये डिजर्व करती है, तो ना सिर्फ ये आपको एमपी करंट अफेयर्स बल्कि एमपीजी के और साथ ही साथ आजू बाजू की बहुत सारी यूनिट्स को ये लपेट लेती है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, 16 जुलाई को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है। ये 16 जुलाई कौन सी वाली है? ये 16 जुलाई 2025 वाली है। ठीक है, अच्छा, देश के 100 जिलों के किसानों का जीवन बदलने का यहां पर प्रयास किया गया है। अब इस योजना से प्रश्न आ सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एक प्रश्न यही आएगा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, नाम से ही समझ में आता है क्या ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है या केंद्र सरकार की? तो केंद्र सरकार की योजना है, वो नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रधानमंत्री शब्द लिखा है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कब शुरू किया गया? तो यह भी हमको पता चल रहा है, 16 जुलाई 2025 को शुरू किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में टोटल भारत के कितने जिलों को चुना गया है? 100 जिलों को चुना गया है। पूरे भारत से कितने जिलों को चुना गया है? तो पूरे भारत से 100 जिलों को चुना गया है। ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, ये कितने वर्षों तक चलाई जाएगी? तो 6 वर्ष तक इसको जो है चलाया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों सबसे पहले फसल विविधीकरण यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि किसान जिस प्रकार की फसल उगा रहे हैं उसमें वैरायटी लेके आना, उसमें विविधता लेके आना, पहला उद्देश्य ये है। उसके बाद प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का एक और उद्देश्य यह है कि जो मृदा होती है ना, सॉइल, उसकी क्वालिटी को सुधार करना, यानी कि मृदा स्वास्थ्य में सुधार। तो पहला क्या हो गया? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फसल विविधीकरण, कि विभिन्न प्रकार की फसलें उगवाएंगे हम किसानों से, मृदा का स्वास्थ्य सुधारेंगे, सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करेंगे और देश के अंदर जो है सिंचाई व्यवस्था को भी सुधारेंगे। तो भैया जब तुम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हो, फसलों का विविधीकरण जब आप करते हैं, आप मृदा के स्वास्थ्य को सुधार देते हैं, आप सिंचाई के दायरे को और बढ़ाते हैं, तो सीधी सी बात है कि किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। और इसी योजना का नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो चालू होती है 16 जुलाई 2025 से और चलाई जाएगी ये कितने साल तक? 6 वर्ष तक। और कितने जिलों का चयन इस पूरे भारत में किया गया है इस योजना के अंतर्गत? तो 100 जिलों का चयन इस योजना के अंतर्गत किया गया है। इतना क्लियर होता है, यहां से प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको क्या देखने को मिलता है? यहां पर भी मैं खबर पढ़ रहा था, तो खबर तो ऐसी कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसमें मुझे एक योजना मिल गई जिसका नाम है स्प्री। ये स्त्री नहीं है, ये स्प्री है, स्प्री योजना है ना। अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं स्प्री योजना, है ना। हिंदी में तो यहां पर लिखा ही हुआ है स्प्री 2025, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। क्या है स्प्री योजना, एक बार देख लेते हैं। पहले तो यह जानना जरूरी है कि स्प्री योजना की शुरुआत कब होती है? 1 जुलाई 2025 को। और यह ज्यादा लंबी योजना नहीं है, यह कब तक चलाई जाएगी? 31 दिसंबर 2025 तक इसको चलाया जाएगा। ठीक है, तो स्प्री योजना की आपसे जो समय अवधि है वो पूछी जा सकती है।
ये बात क्लियर हो गई। 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक। अब काम बड़ा इसका सिंपल सा है दोस्तों। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ESIC। क्या कहते हैं? ESIC फुल फॉर्म क्या होता है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम, यानी कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और ये भारत सरकार का जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय है, यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उसके द्वारा इसे जो है चलाया जाता है। अभी सुनिएगा, पूरी कहानी हम बता रहे हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है सुनिए। देखो, एक होते हैं नौकरी देने वाले जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर, और एक होते हैं नौकरी प्राप्त करने वाले जिनको हम कहते हैं कर्मचारी या फिर एम्प्लॉय। तो ऐसे नौकरी देने वाले वो लोग और नौकरी प्राप्त करने वाले वो लोग जिन्होंने अभी तक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, तो वो अपना पंजीकरण 31 दिसंबर 2025 तक करवा सकते हैं। मैं वापस से आपके लिए रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि स्प्री 2025 योजना का जो लाने का उद्देश्य है वो ये है कि भैया आप जब कोई नौकरी करते हो तो आपको सरकार की तरफ से कुछ बीमा मिलता है, कुछ फायदे मिलते हैं। तो अगर आप उन फायदों के लिए खुद को रजिस्टर नहीं करवाओगे, खुद का पंजीकरण ही नहीं करवाओगे, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सरकार ने योजना चालू करी, स्प्री 2025 योजना। इसके अंतर्गत सरकार ने यह कहा कि भैया एक हमारे देश में निगम है जिसका नाम है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इस निगम के द्वारा ये स्प्री 2025 योजना को चलाया जा रहा है। और ये निगम पता है क्या कह रही है? ये निगम कह रही है कि ऐसे नौकरी देने वाले और ऐसे नौकरी पाने वाले जिन्होंने अभी तक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 यानी कि राज्य बीमा कर्मचारी अधिनियम 1948 में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक करवा लीजिए, क्योंकि तभी जाके आपको सरकार की तरफ से जो बीमा सुविधाएं मिलती हैं तभी मिलेंगी, अन्यथा नहीं मिलेंगी। तो अगर यहां से आपका प्री में क्वेश्चन बना तो आपसे यह बनेगा कि स्प्री 2025 योजना ये किससे संबंधित है? तो ये भैया किससे संबंधित है? ये संबंधित है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी कि राज्य कर्मचारी बीमा योजना से संबंधित है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई, स्प्री 2025 योजना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पे शायद इतनी जूम की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, यहां पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सबसे पहली बात तो ये सफाई का जो है पूरा आंकड़ा दे रखा है, सफाई का पूरा आंकड़ा यहां पर दे रखा है। अब दोस्तों इंदौर, आपको पता है कि इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में कौन सी कैटेगरी में जा चुका है? सुपर कैटेगरी में जा चुका है। कौन सी कैटेगरी में जा चुका है? सुपर कैटेगरी में जा चुका है। सुपर कैटेगरी में जा चुका है, मतलब रेस से बाहर चला गया है। इसने अपनी एक अलग ही कैटेगरी बना ली है, इसने अपनी एक अलग ही कैटेगरी बना ली है, देश का सबसे साफ और स्वच्छ शहर। और वो कौन सा है दोस्तों? वो है इंदौर, ठीक है ना। तो सुपर कैटेगरी में जा चुका है, एक बात तो ये है। बाकी हम यहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण जो अभी हुआ उसके संबंध में कुछ और बातें भी यहां पर जो है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, जरा इस फोन को मैं साइलेंट करूं, ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इंदौर की बात मैं कर रहा था, तो इंदौर जो है वो सुपर कैटेगरी में जा चुका है, ठीक है। अगर मैं इसका वास्तविक नाम का जिक्र करूं तो ये एग्जैक्टली सुपर कैटेगरी ना बोल के, अगर आप इसको एक सटीक नाम देना चाहें तो आप इसको बोलेंगे सुपर स्वच्छ लीग। सुपर स्वच्छ लीग में आ चुका है। काय में आ चुका है? सुपर स्वच्छ लीग में आ चुका है। तो अगर पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है सुपर स्वच्छ लीग में आ चुका है। और सुपर स्वच्छ लीग में आने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो पात्रता है, वो क्या है वो भी आप समझ लीजिए। सुपर स्वच्छ लीग में आने के लिए जो पात्रता है दोस्तों, वो पात्रता ये कहती है
कि ऐसा शहर जो कम से कम 3 बार लगातार स्वच्छ शहर की कैटेगरी में आता हो, उसी को हम सुपर स्वच्छ लीग में रखेंगे। लगातार 3 साल सबसे स्वच्छ शहर, क्लीनेस्ट सिटी। तो जो शहर लगातार 3 बार स्वच्छ शहर में नंबर 1 आएगा, उसे हम कौन सी कैटेगरी में रख देंगे? उसे हम सुपर स्वच्छ लीग में रख देंगे। पहली बात तो ये आपको समझ लेना है। इंदौर कितनी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हो चुका है, तो वो भी आप समझ लीजिए। लगातार 8 साल, लगातार 8 बार, लगातार 8 बार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, भारत का सबसे स्वच्छ शहर। और दोस्तों इंदौर इसीलिए साफ है क्योंकि इंदौर के लोग समझदार हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। समझदार और नासमझ लोग हर जगह होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंदौर के बाहर लोग समझदार नहीं है, सब समझदार हैं। इंदौर इसीलिए साफ है दोस्तों क्योंकि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है इंदौर को साफ करना। और इंदौर की नगर निगम इतनी कड़क है कि वो पूरे टाइम सफाई में लगे रहते हैं। लोग इंदौर में बहुत कचरा फेंकते हैं, यकीन मानिए आप मेरा, लेकिन उस कचरे को डेली उठते हुए सुबह हम देखते हैं कि जब नगर निगम की गाड़ी आती है पूरी सड़क साफ करके चली जाती है। तो यहां पर जनता का योगदान कुछ नहीं है, यकीन मानिए। एक साफ शहर में आप रह रहे हो अपनी वजह से नहीं, एक साफ शहर में आप रह रहे हो क्योंकि वहां की नगर निगम दिन रात काम कर रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। परंतु प्रश्न यह है कि केवल इंदौर ही क्यों, बाकी मध्य प्रदेश के जिले क्यों नहीं? ठीक है, परंतु उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा भी बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर हम आगे की कहानी देखते हैं कि इंदौर 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में सर्वश्रेष्ठ शहर आया है। यानी कि ऐसा शहर जिसकी 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, उसमें नंबर 1 कौन आया है? इंदौर। उज्जैन जो है वो 3 लाख से लेके 10 लाख वाले शहर की कैटेगरी में नंबर 1 आया है। यानी कि जो उज्जैन है वो 3 लाख से 10 लाख की जिन शहरों की जनसंख्या है उस कैटेगरी में नंबर 1 आया है। उसके बाद बुधनी जो है वो 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में नंबर 1 आया है। यानी कि 20,000 से कम जनसंख्या, सोच लीजिए कितना छोटा सा कस्बा हो गया। तो 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहर में बुधनी जो है सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 आया है। उसके बाद भोपाल के लिए क्या कहा गया है? भोपाल 10 लाख से अधिक जनसंख्या में दूसरे स्थान पे आया है, क्योंकि 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन में नंबर 1 कौन आया है? इंदौर। तो सेकंड पोजीशन पे कौन आया है? भोपाल आया है। जबलपुर 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन में कौन से स्थान पर आया है? 5वें स्थान पर आया है। यानी कि तीसरा और चौथा स्थान मध्य प्रदेश में से नहीं है। पहला 10 लाख से ऊपर जनसंख्या में पहला इंदौर, 10 लाख से ऊपर जनसंख्या में दूसरा भोपाल, 10 लाख से ऊपर जनसंख्या में फिर 5वें नंबर पर कौन आ पाता है? जबलपुर आ जाता है। ग्वालियर के लिए क्या कहा गया है? ग्वालियर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में 14वां स्थान मिला है। यानी कि 14th रैंक जो है प्राप्त हुई है। तो फर्स्ट इंदौर, सेकंड भोपाल, 5वां जबलपुर और फिर सीधे 14th नंबर पर कोई आता है मध्य प्रदेश से, तो वो है ग्वालियर। उसके बाद जबलपुर से संबंधित एक और यहां पर फैक्ट है कि जबलपुर को सफाई मित्र एक्सक्यूज मी, हालत टाइट है। जबलपुर को सफाई मित्र सुरक्षित शहरों में देश का आज जाने की जिद ना करो, थोड़ा सा क्या है गुनगुना लिया जाता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है खांसने से, है कि नहीं। जबलपुर को सफाई मित्र शहरों में देश का दूसरा श्रेष्ठ शहर कहा गया है। मतलब ये कैटेगरी बनाई गई है, सफाई मित्र सुरक्षित शहर। ये कैटेगरी है, कैटेगरी का नाम याद रखना है, सफाई मित्र सुरक्षित शहर। तो सफाई मित्र सुरक्षित शहर में इस कैटेगरी में जबलपुर को कौन से स्थान पर रखा गया है? देश का दूसरा सबसे बेस्ट स्थान पर रखा गया है। स्वच्छता में प्रॉमिसिंग शहर,
स्वच्छता में प्रॉमिसिंग शहर का अवार्ड किसे मिला है? ग्वालियर को मिला है। इतनी बात क्लियर हुई। तो सफाई मित्र सुरक्षित शहरों में जबलपुर दूसरे स्थान पर है पूरे इंडिया में, और स्वच्छता में प्रॉमिसिंग शहर की कैटेगरी में कौन सा है? नंबर 1 ग्वालियर है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 10 लाख से ऊपर में नंबर 1 इंदौर, 10 लाख से ऊपर में नंबर 2 भोपाल, 10 लाख से ऊपर में नंबर 5 जबलपुर, और 10 लाख से ऊपर में नंबर 14 ग्वालियर। 20,000 से कम जनसंख्या में नंबर 1 बुधनी। 3 से 10 लाख के बीच में जनसंख्या में नंबर 1 उज्जैन। सफाई मित्र सुरक्षित शहर में पूरे देश में नंबर 2 जबलपुर। और प्रॉमिसिंग स्टेट की कैटेगरी में, प्रॉमिसिंग सिटी, प्रॉमिसिंग शहर की कैटेगरी में आपका ग्वालियर। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। चलिए, तो ये भी हमने किया। अब यहां पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति ने पढ़ ही रखा होगा एसडीजी के बारे में। इतने टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो आपने कभी ना कभी इसको पढ़ा ही होगा। ठीक है, एसडीजी में सिंपल एक फैक्ट बोलता है कि 2023-24 की जो रैंकिंग है, 2023-24 में मध्य प्रदेश, 2023-24 में मध्य प्रदेश कौन सी कैटेगरी में रहा है? कौन सी कैटेगरी में रहा है? फ्रंट रनर स्टेट की कैटेगरी में रहा है। कौन रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। यह भी क्लियर हो गया। 2023-24 के सतत विकास लक्ष्यों के आंकड़ों के अनुसार, एसडीजी के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश कौन सी कैटेगरी में रहा है? फ्रंट रनर स्टेट कैटेगरी में रहा है। आपके जितने भी एमपी के टीचर्स होते हैं या जो इकोनॉमी पढ़ाते हैं, वो ऑलरेडी इसको कई बार डिस्कस करते हैं। एमपी में तो आता ही आता है, हर एमपी का टीचर बताता है और विस्तार में बताता है। लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है तो हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। दोस्तों, जब आगे बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास एक अवार्ड है। क्या स्टाइलिश अवार्ड बनाया है इन्होंने। वाओ, देखने में भी वाओ ही लग रहा है। दोस्तों, उज्जैन में जो विक्रमोत्सव नाम का जो एक तरीके से आयोजन होता है, विक्रमोत्सव का जो आयोजन होता है उज्जैन में, उसे विक्रमोत्सव को 2025 का वाओ गोल्ड अवार्ड। ये कहां से फोन की ट्यूनिंग आ रही है? कोई बाहर से फोन कर रहा है। चलो, तो 2025 का वाओ गोल्ड अवार्ड, गोल्ड कलर का दिख रहा है, दिख रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं, इसका नाम वाओ अवार्ड्स एशिया 2025। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है विक्रमोत्सव को। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं कि विक्रमोत्सव, पहली बात तो क्या है, तो यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है विक्रमोत्सव क्या है। विक्रमोत्सव एक बहुत ही शानदार, कहां गया हिंदी वाला, वो भी दिखा देते हैं। विक्रमोत्सव मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो सम्राट विक्रमादित्य थे उनकी विरासत और उज्जैन के आसपास के क्षेत्र की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने के लिए एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव है। कितनी प्यार तरीके से यहां पे सब बता दिया आपको चीज। 2025 का संस्करण, जो 2025 में विक्रमोत्सव मनाया गया, वो भी आप सुन लीजिए। कब शुरू हुआ था? 26 फरवरी को शुरू हुआ और 125 दिनों तक चला। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2025 का जो विक्रमोत्सव है उसकी शुरुआत दोस्तों कब से हुई? 25 फरवरी से। सॉरी, 25 नहीं लिखा, 26 फरवरी लिखा है। विक्रमोत्सव 2025 की शुरुआत कब से हुई? 26 फरवरी से हुई। और कितने दिनों तक ये जो है चला? 125 दिनों तक ये चला। और विक्रमोत्सव जो उत्सव मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? सम्राट विक्रमादित्य की जो लेगेसी थी, सम्राट विक्रमादित्य का जो हेरिटेज था, उनकी जो विरासत थी, और उज्जैन की जो विरासत है, उज्जैन का जो हेरिटेज है, उन दोनों चीजों को दिखाने का और दर्शाने का एक बहुत ही भव्य उत्सव है विक्रमोत्सव। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। और विक्रमोत्सव को कौन सा अवार्ड मिला है? 2025 का वाओ अवार्ड एशिया। ठीक है, वाओ गोल्ड अवार्ड जिसे आप सिंपल कह सकते हो। तो मैंने यहां पर लिख दिया शॉर्ट में
विक्रमोत्सव को 2025 का वाव गोल्ड अवार्ड मिला है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। यहां पर यही बात लिखी हुई है। ये जो अभी वाव अवार्ड दिया गया है 2025 वाला, ये वाव अवार्ड का कौन सा एडिशन था, कौन सा संस्करण था? तो 16वां संस्करण था, तो मैंने यहां पर लिख दिया 16th एडिशन। अभी 2025 में ये जो वाव अवार्ड का आयोजन हुआ है, ये इसका कौन सा संस्करण था? 16वां। और इसका जो आयोजन है वो कब हुआ? 20 और 21 जून 2025 को। और कहां हुआ? मुंबई में। ये भी जान लेने वाली बात है। और विक्रमोत्सव 2025 की शुरुआत 26 फरवरी से हुई और कितने दिनों तक चला? 125 दिनों तक चला। ये जो 125 दिन है, ये बड़ी कीमती चीज है, याद रखनी है हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमको यहां पर क्या प्राप्त होता है देख लेते हैं, समझ लेते हैं कहानियां क्या चल रही हैं, ठीक है। देखो, यहां पर भाई बहन हैं जिन्होंने आर्म रेसलिंग यानी कि पंजा कुश्ती में, यहां पे लिखा हुआ है पंजा कुश्ती में चमकी भाई बहन की जोड़ी। ये थोड़े से परेशान लग रहे हैं, ना जाने क्यों। भाई तो बहुत बिंदास लग रहे हैं। केरला के त्रिशूर में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल शब्द जहां जुड़ गया ना, समझ लो इंपॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रीय स्तर का कोई भी खेल है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल चैंपियनशिप 2025 पंजा कुश्ती समझते हैं, आर्म रेसलिंग है ना, आइए पंजा लड़ाते हैं। तो नेशनल चैंपियनशिप 2025 किस खेल में? पंजा कुश्ती, आर्म रेसलिंग में। रोहित सिंह और इनकी बहन खुशी लहरिया, इनको जो है पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन इन्होंने किया है, इसीलिए इन दोनों भाई बहन को सम्मानित किया जा रहा है ना। याद रखने की ट्रिक क्या है? रोहित सिंह, रोहित से कुछ याद आता है? कोई मिल गया, उसमें रोहित मेहरा होते हैं। रोहित मेहरा को जैसे ही जादू वाली शक्ति आ जाती है तो रोहित मेहरा के डोले शोले एकदम फूल के पकौड़ा हो जाते हैं और रोहित मेहरा आराम से पंजा कुश्ती में किसी को भी हरा देते हैं। रोहित सिंह से रोहित मेहरा को जादू की शक्ति के बाद डोले सोले फूल गए और जिसके डोले सोले फूले हैं वो तो पंजा कुश्ती में जीतेगा, ठीक है। और जो इनकी बहन है खुशी लहरिया, जैसे ही भाई जीता और बहन भी जीती तो बहन में और भाई में दोनों में खुशी की एक लहर दौड़ उठी, तो वहां से खुशी लहरिया आपको याद रखना है, रोहित सिंह और खुशी लहरिया। उसके बाद दोस्तों मंदसौर में केराकल मिला है, याद रख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहले कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है? गांधी सागर सेंचुरी की बात हो रही है। सर्वप्रथम तो यही जानने वाली बात है, कौन सी सेंचुरी की यहां पर बात हो रही है? गांधी सागर, यहां पर बात हो रही है गांधी सागर सेंचुरी, गांधी सागर सेंचुरी। और गांधी सागर सेंचुरी कहां आती है? तो गांधी सागर सेंचुरी आती है मंदसौर में। कहां आती है? मंदसौर में। तो मंदसौर की गांधी सागर सेंचुरी में एक दुर्लभ प्रजाति मिली है। दुर्लभ, व्हाट्स अ क्यूट बेबी, इजंट इट? क्यूट है ना? एक बार छू के देखो, लपक के काट लेगा उंगली। जितनी उंगलियों से उसको प्यार देंगे उतनी ही उंगलियां प्यार से खा जाएगा, है ना। तो क्यूट तो है लेकिन खतरनाक भी है दोस्तों ये, है ना। तो मंदसौर के गांधी सागर सेंचुरी में दुर्लभ प्रजाति पाई गई। किसकी दुर्लभ प्रजाति? स्याह गोश। नाम हिंदी में इतना खतरनाक है जैसे खरगोशों को हर सांस के साथ निगलता हो, उतना भी खतरनाक नहीं है। स्याह गोश को अंग्रेजी में कहते हैं केराकल। केराकल नाम इसका अंग्रेजी वाला है, ठीक है। ऐसा दिखता है, घुर्राता रहता है पूरे टाइम। थोड़ा सा आपको दूर से कैट दिख सकती है, बड़ी बिल्ली है। और ये इसका जो चित्र मिला था रात में, वो मैंने असली वाला चित्र भी इसका लगा दिया है। अगर एचडी में होता तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता। बड़ी दुर्लभ प्रजाति है। यूनिट 7 के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में केराकल की दुर्लभ प्रजाति मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य से मिली? तो गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर।
और भारत में कैराकल को विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। विलुप्त प्राय श्रेणी कौन सी होती है? एंडेंजर्ड लिस्ट में। कौन सी लिस्ट में? एंडेंजर्ड लिस्ट में, क्योंकि ये विलुप्त हो रहे हैं धीमे धीमे। अब अचानक से एक दिख गया तो देख के खुशी हुई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या देखने को मिलता है हमको, उसको भी समझ लेते हैं। आगे बढ़े तो हमको यहां पर देखने को मिला कि मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म बोर्ड है, ये तो हमेशा नंबर 1 रहता है, पढ़ने की बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड को नेशनल अवार्ड मिला है। दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है कि एमपी टूरिज्म नंबर 1 है, खत्म कहानी है ना। लेकिन यहां जो खबर है वो क्या कहती है कि मुंबई के ताज होटल में एक कार्यक्रम आयोजित होता है जहां पर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को एक सम्मान दिया जाता है। तो सम्मान का नाम लिखा हुआ है। सम्मान का नाम क्या है? नेशनल फॉर मोस्ट इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव, यह सम्मान का नाम है। और यह सम्मान जिस संस्था के द्वारा दिया गया है उस संस्था का नाम है फन एंड जॉय। वाह क्या नाम है! संस्था का नाम क्या है? फन एंड जॉय। और इस संस्था ने कौन से सम्मान से सम्मानित किया है? तो सम्मान अवार्ड का नाम है नेशनल फॉर मोस्ट इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। इसको रट ही लेना, बस काम खत्म है। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रदेश के उत्पादों को मिला वैश्विक बाजार। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में रजत पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। ठीक है, यानी कि सिल्वर मेडल जो है प्राप्त किया है। यहां पर हम लिख देते हैं सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और ये सिल्वर मेडल कहां प्राप्त हुआ है? ओडीओपी 2024। ओडीओपी 2024। तो मध्य प्रदेश ने ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में कहां कौन सा पुरस्कार हासिल किया है? रजत पुरस्कार हासिल किया है। सिल्वर मेडल जो है हासिल किया। बहुत बेशकीमती प्रश्न है, तो इस पर लिखना चाहिए हमको वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भैया मध्य प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद 2024 में कौन सा पदक हासिल किया? तो भैया रजत पदक हासिल किया, काम ही खत्म हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पौधारोपण में बालाघाट प्रदेश में प्रथम है। दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था एक पेड़ मां के नाम अभियान, ये मध्य प्रदेश सरकार का नहीं भारत सरकार का है। एक बगिया मां के नाम, ये मध्य प्रदेश सरकार का है। तो मैंने आपको एक पेड़ मां के नाम 1.0, एक पेड़ मां के नाम 2.0, एक बगिया मां के नाम, 3 योजनाएं मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 5 में बताई थी। तो एक पेड़ मां के नाम जो अभियान है, इसमें इस अभियान के अंतर्गत सबसे ज्यादा पौधारोपण करने वाला, और ये पौधारोपण किसने किया है? कक्षाओं के बच्चों ने, यानी कि स्कूल के बच्चों ने पौधारोपण किया है, पौधे लगाए हैं। तो इस पूरी योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नंबर 1 रहा है? बालाघाट जिला। बालाघाट जिला पूरे मध्य प्रदेश में, बालाघाट जिला पूरे मध्य प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम अभियान में, एक पेड़ मां के नाम अभियान में रैंक 1 पर रहा। कौन सी रैंक पर रहा? रैंक 1 पर रहा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए उसके बाद यहां पर एक क्या लिखा हुआ है? आयुष्मान कार्ड बनाने में भी सबसे ज्यादा आगे कौन रहा? बालाघाट रहा। अरे गजब कर रहे हो बालाघाट। आप में से जितने भी विद्यार्थी बालाघाट वाले हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा वीडियो के नीचे। क्या लिखना है आपको? लिखना है बालाघाट और आगे हार्ट वाला इमोजी लगाना है ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। बालाघाट और फिर हार्ट वाला इमोजी, क्योंकि बालाघाट ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी रैंक 1 हासिल करी है मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला जिला
वो भी कौन रहा है? बालाघाट रहा है। ठीक है, बालाघाट जिला नंबर 1 पर रहा है। नंबर 2 पे कौन रहा है? बैतूल जिला। और फिर तीसरे स्थान पर रहा है अनूपपुर। तो हम तीनों के नाम लिख देते हैं, तीनों के नाम लिख देते हैं। पहले पे कौन रहा है? पहले पे रहा है बालाघाट, बालाघाट। बालाघाट के बाद दूसरे पे कौन रहा है? बैतूल, बैतूल रहा है। तीसरे पे कौन रहा है? अनूपपुर। तीसरे पे कौन रहा है? अनूपपुर। तो ये हो गया हमारा रैंक 1, ये हो गई रैंक 2 और ये हो गई रैंक 3। और ये जो 3 रैंक हासिल हुई हैं ये काय में हुई हैं? आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनवाने में, आयुष्मान कार्ड बनवाने में। इतना चीज क्लियर हो गई। चलिए, तो BBA बालाघाट, बैतूल, अनूपपुर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे की खबरें क्या कहती हैं? फिर से बालाघाट है। अब की बार बालाघाट वालों को एक दिल से काम नहीं चलेगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा बालाघाट, बालाघाट। एक बार दिल किसके लिए? एक पेड़ मां के नाम। दूसरी बार दिल किसके लिए? आयुष्मान कार्ड। और तीसरी बार दिल किसके लिए? वो हम यहां बता रहे हैं, अटल पेंशन योजना में बालाघाट प्रथम आया है। क्या बोलते हैं? अटल पेंशन योजना चलाई जा रही है, अटल पेंशन योजना। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। तो अटल पेंशन योजना में जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिनको प्राप्त हो रही है पेंशन, तो वो तो ठीक है, लेकिन अटल पेंशन योजना में नए लोगों को भी तो जोड़ना है ना, उनका भी तो रजिस्ट्रेशन करवाना है ना। तो मध्य प्रदेश के 10 जिलों ने देश के टॉप 10 जिलों में स्थान बनाया है। इसमें बालाघाट जिला देश में प्रथम स्थान पर है। यानी कि अटल पेंशन योजना में नए लोगों को जोड़ने के लिए तो भी बालाघाट पूरे देश में नंबर 1 है। अब केवल वो पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 नहीं है, पूरे देश में नंबर 1 है। एक पेड़ मां के नाम, बालाघाट की रैंक 1 आई, लेकिन मध्य प्रदेश में। आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा बनवाए, बालाघाट की रैंक 1 आई, लेकिन मध्य प्रदेश में। लेकिन अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नए लोगों को जोड़ने के मामले में बालाघाट अब की बार नंबर 1 फिर आया, लेकिन अब केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। ठीक है भाई, याद हो जाएगा। चलिए, उसके बाद दोस्तों यहां पर अगली कहानी क्या है? मध्य प्रदेश ने फूलों के उत्पादन में, फूलों के उत्पादन में यानी कि फ्लावर प्रोडक्शन, मध्य प्रदेश ने फूलों के उत्पादन में यानी कि फ्लावर प्रोडक्शन में देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा स्थान हासिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड रैंक है। रैंक वाले क्वेश्चन के लिए तो आयोग जान देता है। थर्ड रैंक है मध्य प्रदेश की। काय में थर्ड रैंक है मध्य प्रदेश की? फूल उत्पादन में, फूल उत्पादन में। ठीक है, और ये ऑल इंडिया रैंक बताई गई है। भारत में तीसरी रैंक, भारत में तीसरी रैंक। ठीक है, किसकी? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की। इतनी बात क्लियर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो एक और बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन जो यूनिट 7 से फंसा सकता है, बहुत ही तगड़ा, बेहतरीन। वंस अगेन वो यूनिट 7 में फंसा नहीं रहा है, हमने फंसवाया है। कैसे? रिवाइज करवाया है आपको। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वन कर्मी हुए सम्मानित। यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो अधिकारी लोग काम करते हैं, जो ऑफिसर्स लोग काम करते हैं, उनको सम्मानित किया गया। तो ये तो नॉर्मल सी खबर है। अब हमको वन कर्मियों के नाम थोड़ी ना याद रखने किस किस को सम्मानित किया गया। अब इस खबर को पढ़ के खबर बनानी थी, ये इनडायरेक्ट था, तो मैंने वहां पर क्या बनाया है? सबसे पहले तो ये जो मध्य प्रदेश के वन कर्मियों को सम्मानित किया गया है, ये कब किया गया है? 29 जुलाई। कब किया गया है? 29 जुलाई। क्योंकि 29 जुलाई को दोस्तों क्या आता है? 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे, जिसको आप अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के नाम से भी जानते हैं। हुई ना कहानी कि एक प्रश्न बना एग्जाम में कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है?
तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। बोले अगस्त में तो शेर पैदा होते हैं। अगस्त में कौन पैदा होते हैं? अगस्त में शेर पैदा होते हैं। तो बाघों को कब पैदा होना पड़ेगा? जुलाई में पैदा होना पड़ेगा। इसीलिए 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे या फिर अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और बाघ को देखने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो 29 जुलाई, तो 29 के अक्षरों को आप जोड़ोगे तो क्या हो गया? 9 2 11 हो गया। तो व्यक्ति 9 2 11 ही तो हो जाता है बाघ को देखने के बाद, और झूलने लगता है डर के मारे, है ना। तो झूल से जुलाई याद रखिएगा। शेर पैदा होते हैं अगस्त में, और जुलाई में कौन पैदा होते हैं? बाघ। जुलाई में मतलब कौन सी तारीख? तारीख भूल गया। अरे यार कोई बात नहीं, बाघ को देख के व्यक्ति 9 2 11 होता है। क्या होता है? 9 2 11। 9 2 यानी कि 92। अरे यार महीने में तो 92 दिन ही नहीं होते, तो 9 2 11 को उल्टा जोड़ते हैं यानी कि 29। बोले हाँ 29 तारीख है। अगस्त में शेर पैदा होते हैं, जुलाई में बाघ पैदा होते हैं, कहानी खत्म। तो ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। बोले ये जो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस है कब से मनाया जा रहा है? तो बोले 2010 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2010 से मनाया जा रहा है। ये भी बात क्लियर हो गई है ना। अब बोले 2010 कैसे याद रखें? एक व्यक्ति था जिसका नाम था 20, बाघ ने उसको आधा खा लिया तो वो बचा बेचारा 10, तो 2010 हमने याद रख लिया। 20 को बाघ खा गया, आधे आधे बचे तो 10 हो गया। तो 2010 2010 में शुरू होता है और हर वर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब यहां से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये जो ग्लोबल टाइगर डे है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया में जगह है, तो सेंट पीटर्सबर्ग नामक जगह पर टाइगर समिट हुई थी। क्या हुई थी? टाइगर समिट हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में 2010 में। तभी तो 2010 से बनाना शुरू किया जा रहा है ना। और टाइगर, और वो भी रशियन टाइगर। भाई रशियन टाइगर खतरनाक होता है, एकदम फाड़ के बिल्कुल खत्म कर देगा आपको। तो भाई सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया में आता है, वहां पर समिट हुई कब? 2010 में, और तभी से वर्ल्ड टाइगर डे बनाया गया। अब दोस्तों इस समिट में, इस सम्मेलन में एक चीज आपको याद रखनी है कि इस सम्मेलन में टोटल कितने देशों का चुनाव किया गया था? 13। यानी कि ऐसे 13 देश चुने गए जहां पर टाइगर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो 13 बाघ आवास वाले देशों को चुना गया और यह संकल्प लिया गया कि हमको 2022 आते आते, अब ये जमाना कौन सा था? 2010, यानी कि 12 साल तक का टारगेट रखा कि जिस दिन 2022 आएगा तो हमको इस पूरे विश्व में ऐसे वो देश जहां पर बाघों की संख्या ज्यादा है, हमें बाघों की संख्या को दोगुना करना है। कब तक? 2022 तक। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाघों की संख्या को दुगना करना है कब तक? बाघों की संख्या को दुगना करना है कब तक? 2022 तक। ठीक है, और इसी लक्ष्य को एक नाम दिया गया और नाम रखा गया TX2, जहां पर TX का मतलब मैं समझ रहा हूं, TX का मतलब हो गया 2020 और वहां पर 2 हो गया, तो 2 का मतलब 2 जोड़ दिया गया तो 2022। ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं, हालांकि उसमें आपको बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है। तो TX2, तो TX2 उस लक्ष्य का नाम है जिस लक्ष्य के अंतर्गत 2022 तक बाघों की संख्या को दुगना करने का संकल्प लिया गया। यह संकल्प सेंट पीटर्सबर्ग समिट रशिया 2010 में लिया गया। 2010 से ही विश्व टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। और हर साल किस दिन मनाया जाता है? अगस्त में शेर पैदा होते हैं, जुलाई में बाघ पैदा होते हैं। बाघ को देख के व्यक्ति 9 2 11 हो जाता है, 9 और 2 यानी कि 29 जुलाई को। ओके, चलिए अब दोस्तों यहां पर एक प्रश्न आपसे बन सकता है। एमपीपीएससी को बीते वर्षों के प्रश्न पूछना बड़ा पसंद है, 2-3 साल पुराने प्रश्न बहुत पूछता है एमपीपीएससी। तो आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि इंडिया का जो प्रोजेक्ट टाइगर है, भारत का जो प्रोजेक्ट टाइगर है, उसे 50 वर्ष पूरे हुए कब? 2023 में। यह प्रश्न आपसे बन सकता है कि इंडिया में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, आप अगर दिमाग लगाओ तो 2023 से 50 वर्ष पीछे चले जाओ, आपको यह भी पता चल जाएगा कि इंडिया में वर्ल्ड टाइगर डे की शुरुआत कब हुई थी। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो प्रोजेक्ट टाइगर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के कब पूरे हुए?
तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष 2023 में पूरे हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है। ये तो खैर ये तो मुझे हटा ही देना चाहिए था कि एक बगिया मां के नाम इस पहल की शुरुआत हुई। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो इस पर हम जिक्र नहीं करेंगे। पीएम को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। अब आप बताओ, ये मध्य प्रदेश की खबर तो है नहीं, लेकिन संदेश मैगजीन का तो खासियत ही यही है कि वो आपको लगभग आजू बाजू का सब कवर करवाती है। ठीक है ना। अच्छा, अब आप यहां पर देखें, श्री नरेंद्र मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सर्वोच्च नागरिक सम्मान का मतलब होता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का मतलब क्या हो गया? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। कहां का? घाना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला? नरेंद्र मोदी जी को। इस पुरस्कार का नाम क्या है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। बार बार 3 बार ऑफ डाला गया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना। खत्म कहानी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक छोटी सी छिपी हुई खबर थी, हमने उसको पकड़ लिया। भोपाल में एक्वा पार्क यानी कि मछली घर का निर्माण किया जा रहा है। बस इतना याद रख लेना है कि मछली घर का निर्माण कहां किया जा रहा है, एक्वा पार्क का निर्माण कहां किया जा रहा है। ये वो मेले वाले एक्वा पार्क नहीं है कि 10 दिन लगे फिर चल दिए कहीं और। परमानेंट वाला है कि मछली घर एक्वा पार्क कहां बनाया जा रहा है? भोपाल में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है। बगिया मां के नाम हमने लेक्चर 5 में बहुत विस्तार में देखा था, तो आप उसको वहीं से देखिएगा। यहां पर दोस्तों क्या खबर है? कुंभराज वृहद सिंचाई परियोजना। अरे सिंचाई परियोजना के बहुत बहुत प्रश्न पूछता है एमपीपीएससी। तो कुंभराज वृहद सिंचाई परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? गुना जिले से संबंधित है। ठीक है, जब दोस्तों आप बहुत ज्यादा जिंदगी में गुना कर देते हो, एक गुना माफ कर देंगे, 2 गुना माफ कर देंगे, आपके 3 गुना माफ कर देंगे, लेकिन अगर 10-10 गुना करोगे तो हम साक्षात किसे बुलाएंगे आपको पीटने के लिए? कुंभराज को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? कुंभराज। एकदम बड़ा सा बिल्कुल कुंभराज आएगा और इतने गुना के लिए आपको सजा देगा और हम में इतने छेद करेगा जितने संविधान में अनुच्छेद नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों हमको जिंदगी में गुनाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुंभराज आएंगे और हमको उठा ले जाएंगे। तो गुना से गुना जिला, और गुना करने पर कौन आते हैं? कुंभराज हमारी बैंड बजाने आते हैं। तो कुंभराज वृहद सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? गुना जिले से है। दोस्तों आज इस लेक्चर की जो अंतिम खबर है वो ये है कि यहां पर ये मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर। और क्या बोला है यहां पर? वो बुंदेली बसंत 2025। बुंदेली बसंत 2025 ये एक मैगजीन है। बुंदेली बसंत 2025 ये एक मैगजीन है। और ये कैसी मैगजीन है? ईयरली मैगजीन है, यानी कि वार्षिक मैगजीन है। वार्षिक मैगजीन है। नाम क्या है? बुंदेली बसंत 2025। और इस मैगजीन, ये मैगजीन किसके लिए समर्पित है? ये मैगजीन दोस्तों जो बुंदेलखंड का जो साहित्य है, बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, ये मैगजीन उसको समर्पित है। आप यहां पर देखें, बुंदेलखंड की अनेक विभूतियां, यानी कि बहुत सारी पर्सनैलिटीज बुंदेलखंड की जिन्होंने बहुत योगदान दिया है मध्य प्रदेश के साहित्य में या मध्य प्रदेश के इतिहास में, तो उन सभी बुंदेलखंड की विभूतियों को, उन फेमस पर्सनैलिटीज का जिक्र किया गया है इस मैगजीन में, जिसका नाम है बुंदेली बसंत 2025। तो इसको भी याद रखना है। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु मध्य प्रदेश आर्ट एंड कल्चर में वही आड़ा टेढ़ा कुछ पूछ लिया गया
कि भैया बुंदेली बसंत क्या है। तो बुंदेली बसंत 2025 वार्षिक मैगजीन है जो बुंदेलखंड का जो वहां की संस्कृति है उसको समर्पित है, और बुंदेलखंड में जो भी फेमस पर्सनालिटीज रहीं, जो अनेक विभूतियां रहीं, उनको भी, उनके काम को भी बुंदेली बसंत 2025 मैगजीन समर्पित है। तो दोस्तों आज के लेक्चर के जो समाचार हैं वो यहीं होते हैं समाप्त। तो मुलाकात करूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 7। तब तक जो लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको जानकारियां दी थी उनको जरूर दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप प्रीलिम्स की आधी अधूरी तैयारी को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, सपना रखते हैं, ख्वाब रखते हैं और मन रखते हैं और जो जो भी रखते हैं, तो उसके लिए आधी अधूरी चीज को, आधी अधूरी कहानी को पूरा करेंगे। कौन पूरा करेंगे? आप चैनल किसका देख रहे हो? चैंपियन स्क्वायर का, ठीक है। आप ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हो, तो चैंपियन स्क्वायर आपकी प्रीलिम्स की आधी अधूरी तैयारी को पूरा करेगा, और उसका एक ही इलाज है, प्रीलिम्स बूस्टर बैच। मैंने आपसे एक बात कही थी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टीम है। अब भैया इतनी बड़ी टीम है तो वो बड़े बड़े काम करेगी, तो वो बड़े बड़े कामों का अगर आपको आनंद लेना है तो आप प्रीलिम्स बूस्टर बैच ज्वाइन कर लीजिए और मोहर लगा दीजिए, अपनी प्रीलिम्स 2026 को क्लियर करना ही है। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।